हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको मजा आएगा। आज से आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। रियल में कहा जाए कि केमिस्ट्री कहां से स्टार्ट होती है तो आज से स्टार्ट हो रही है। केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे हम। आपने क्लास 10th में जो चीजें पढ़े थे उनके कुछ टर्म्स हम यहां पर पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक में, आज के क्लास में। तो वो जो चैप्टर है चैप्टर 1 जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 में हम पढ़ेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें है आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि इसको कहा जाता है रासायनिक संयोग का नियम। क्या कहा जाएगा? इसको रासायनिक संयोग का नियम कहा जाएगा। सारे स्टूडेंट को मैं कहूंगा कि पूरी क्लास भर रहिएगा और एक एक चीजों को समझते जाइएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज की चीजें एकदम परफेक्ट समझ में आएंगे, दिमाग में चला जाएगा, दोबारा इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और एक दूसरी बात कह रहा हूं वो ये है कि जो टॉपिक मैं भी पढ़ाने वाला हूं इसे आपने पहले भी पढ़ा है, दूसरी क्लासेस में टीचर ने पढ़ाए, ट्यूशन में पढ़ाए, सब जगह पढ़े हैं। लेकिन आज जो मेरे से सीखेंगे, जो मेरे से समझेंगे, मैं 2 पॉइंट लेकर के आपको समझाने वाला हूं। और वो 2 केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ है, वो दोनों के दोनों आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए क्या होता है केमिकल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यहां पर देखिए, दोनों तरफ आप देखेंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम इंग्लिश में देख सकते हैं, जो चाहे तो आप दोनों में देख सकते हैं। एक बात है रासायनिक संयोग का नियम, शब्द पे ध्यान देंगे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो किन नियमों का पालन करती है, किन लॉज का पालन करती है, कौन सा लॉ है जिसका वो पालन करती है। उन नियमों को कहा जाता है रासायनिक संयोग का नियम या लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या बोले हमने यहां पर? अच्छा, आपको एक बड़ी बात बता दूं कि साथ में आपका नोट्स भी बन जाएगा। समझने का काम मेरा, बुक आपको मैंने सेंड कर दिए हैं तो वो बुक भी आप पढ़ सकते हैं। तो जो भी है, हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले जो भी हैं, आप हमें जरूर बता देंगे हमारे ऑफिस में कॉल करके कि आप हिंदी मीडियम वाले कि इंग्लिश मीडियम वाले, उसके बेस पर आपको बुक की जो वो पोर्शन है वो भेज दिया जाएगा। अगर आपने बुक ना खरीदा हो तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उस चीज को अच्छे से समझा दें। चलिए, लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होने के लिए जिन नियमों का पालन करती है उन नियमों को रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। हमने इधर भी लिखा है, अगर आप समझना चाहते, क्या लिखा है? इच केमिकल रिएक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स। कुछ केमिकल रिएक्शन जो जिस रूल के बेस पर काम करती है, जो जिस बेस पर संबंधित, यानी जिन नियमों के आधार पर काम करती है, जिन नियमों का पालन करती है, उन्हें हम कहते हैं, क्या बोलते हैं? दिस रूल्स आर कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो, ये बात कोई एग्जाम में काम आने वाला नहीं है, एग्जाम में काम आने वाला है अगला स्टेप। तो वो कौन कौन से रूल्स हैं वो देखते हैं नीचे। चलिए, ये 5 नियम हैं, ये 5 नियम है, इन 5 नियमों को भी ध्यान देंगे। कौन कौन से नियम है आपके पास? द्रव्यमान संरक्षण का नियम या पदार्थ की अविनाशिता का नियम। पहला नियम है, हमने रासायनिक संयोग के 5 नियम हैं, तो वो कौन कौन से हैं? ये 5 रूल्स हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य की अविनाशिता का नियम, या बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा नियम अपने पास है, वो है स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं या निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं, इसको कहा जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तीसरा है गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चौथा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, व्युत्क्रम या तुल्य या बराबर अनुपात का नियम। मतलब क्या कहते हैं? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, 2 नाम से जाना जाता है। एंड लास्ट है गैलो-सैक्स लॉ, गैलो-सैक्स का नियम। तो ये आपके पास है, ये कुछ नियम। इन नियमों को हमें एक एक करके समझना है और इन नियमों को मैं बिल्कुल एकदम आसानी से समझाऊंगा, जैसा लिखा है वैसे वर्ड टू वर्ड आपको समझाने वाला हूं। तो आप जरूर ध्यान रखना और क्या बोलूंगा उसको आप बिल्कुल अपने दिमाग में लेते जाना। और आज जो नियम समझाऊंगा, जितने भी नियम समझाऊंगा, उसको अपने दिमाग में डालना है और एग्जाम में आए तो वैसे ही लिखना है जैसा मैं समझा रहा हूं, वैसे ही लिखना है जैसा आप सोचते हैं।
तो आपको सोचना होगा, समझना होगा, सीखना होगा, क्योंकि 11 से स्टार्ट होती है आपकी 12th की न्यू। और आपको बता दो केमिस्ट्री का न्यू या फिजिक्स का न्यू है, जो मैथमेटिक्स है, जो भी सब्जेक्ट है, सबका न्यू इसी 11 से स्टार्ट होता है। तो आज का पहला क्लास आपके लिए मुबारक। और जो हमने कल तक पढ़ा था वो सिर्फ केमिस्ट्री में एंटर करने के लिए, वो कोई टॉपिक ऐसा नहीं कि स्पेशली वो आपके साइंस है, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट आज से शुरू हो रहा है, सो दिमाग चलाने वाली खेल आज से शुरू होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा पढ़ाई शुरू करते हो, वीडियो में देख रहे हो, नीचे लाइक का बटन लगा हुआ, लगा दो, इससे क्लियर हो जाएगा। अभी नहीं लगाते तो लास्ट में लगाना, लेकिन लगाना भूलना नहीं, क्योंकि ये चीज बहुत कुछ सिखाएगा आपको। तो चलिए, हम सबसे पहली बात है, अगर इन नियमों को सीखना चाहते हैं, इन नियमों को समझना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, वो है कि आपको कुछ एलिमेंट्स को स्पेशली याद करना है। ट्रिक होता है, हमने जब भी कोई ट्रिकी वीडियो बनाएंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट सबको देते हैं, आपको भी दिया गया है, आपको भी भेजा गया है, ठीक है, और वो यूट्यूब पे देते हैं। कुछ एलिमेंट्स है स्पेशल, इन सारे एलिमेंट्स को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। इसमें कई लाइनों में दिया गया है। ये फर्स्ट लाइन में जो दिया गया है, ये समझेंगे कि जो फर्स्ट लाइन में जो जितने एलिमेंट्स दिए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए होना चाहिए। सेकेंड लाइन वाला भी उतने ही लगभग इंपॉर्टेंट है, थर्ड लाइन वाला थोड़ा कम, फोर्थ लाइन थोड़ा कम, और लास्ट वाला बहुत कम। तो कम से कम एक एक करके पहला, दूसरा, तीसरा लाइनों को याद करना है। मुझसे बात हो रही है, क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं आपसे बात कर रहा हूं, बस ये समझ के चलना कि मैं आपके साथ हूं, आपके धड़कन धड़क रहे हैं, मेरे भी धड़कन धड़क रहे हैं साथ में, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करो। हम समझा रहे हैं आपको यहां पर इन एलिमेंट्स को याद करने का। तो देखो, मैंने एक उठा लेता हूं, मैं इसको, मैंने क्या लिखा है, देखो यहां पे सी मैंने लिखा है, यहां पर 6 लिखा है, यहां पर 12 लिखा है। इसको समझो कि क्या क्या चीज है। ये इस जगह पर ध्यान देना, ये जो सी है कार्बन का सिंबल है, सिंबल ऑफ कार्बन, कार्बन का संकेत है, कार्बन। इस जगह पे जो लिखा हुआ है ये नंबर 12, वो एटॉमिक मास है, मतलब इसको बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान, या कहा जाता है परमाणु भार। मैं पंखे बंद कर देता हूं, शोर आ रहा है। परमाणु भार, इसको कहा जाता है परमाणु भार। चलो ठीक है, इसको हम संकेत देते हैं, सिंबल देते हैं, क्या से? ए से। इसको सिंबल दिया जाता है, ए से डिनोट करेंगे, ए से डिनोट करेंगे। मतलब आपको एटॉमिक मास पूरा लंबा सा लिखने की जरूरत नहीं, ए लिख दो, ए इज इक्वल टू ये, कार्बन का ए इज इक्वल टू ये, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वो क्या दिखा रहा है। मैंने जैसा ए ऑफ सी, ए का, सी का ए मतलब 12, यानी कार्बन का एटॉमिक मास, ये सिंबल है। बेटा याद रखना, पढ़ने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए कि ऑनलाइन पढ़ाई में आप 2 बार, 3 बार, 4 बार उस वीडियो को खोल के देख सकते हो, और इससे आपके दिमाग में परफेक्शन आती जाती है। तो आज की वीडियो को तो करना ही पड़ेगा आपको कुछ चीजें सीखने के लिए। तो कुछ कुछ बातें जो बता रहा हूं ना, उसको पूरा ध्यान रखना। चलो अब देखो क्या हो रहा है, यहां तक की बात समझ में आ गई। सेकंड, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, मैं यहां पर नीचे लिख देता हूं, ये कार्बन का सिंबल है, सिंबल ऑफ कार्बन लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे ये जो 6 है, वो 6 बताता है एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, ये है परमाणु क्रमांक। समझ में आ गया? तो ये यहां पर जो सिंबल मैंने यूज किया है इस तरह से। अब आपको ये बताना चाहूंगा, जैसे कि मैंने 6 12 यूज किया, ऐसे लिखा 6, ये 12 6 को इधर भी लिख सकते हैं, से ये 12 6, अधिकांश बुक में ऐसा लिखा हुआ मिलता है, ध्यान रखेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? 6 सी है ना, कार्बन 6 12, और मैं अक्सर मैं ऐसे लिखता हूं, मुझे अच्छा लगता है ये सिस्टम, क्योंकि इसके पीछे कुछ रीजन है, इसके कारण है कि ऐसा मैं क्यों करता हूं। थर्ड है, ये वाला जो लिखा हुआ है वो यहां पर लिखा हुआ है, कोई भी तरीके से लिखो सेम बात होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, C 6 12, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। कोई टीचर अगर बोले कि ये सही है, ये सही, ये सही है, तो समझ जाना कि वो वहीं पर गड़बड़ है उसका कुछ। ठीक है, तो आप भी वैसे कोई गड़बड़ी नहीं अपनाना, क्योंकि हर एक जगह पर अलग अलग तरह से लिखा जाता है। तो चलिए, तो हमको ये समझ में आ गया, मैं ऐसे यूज करता हूं, बुक्स में ऐसा लिखा रहता है, ये बुक में लिखा रहता है, मैंने जैसा कि बताया आपको, और ये मैं यूज करता हूं, मैं मतलब हैव, ठीक है ना, यूज करता हूं। बाकी कोई भी तरह से आप लिख सकते हो, राइट रहेगा। चलो, ये हो गया। आप यहां पर आपको समझ में आ गया कौन सी चीज क्या है। आप कॉपी और पेन लेकर के बैठो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, थोड़ी देर के लिए पॉज कर दो, जाके आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉपी पेन लेकर के आ जाओ। दूसरी बात, कुछ चीजें नोट करने की बात आएगी तो नोट करेंगे, ठीक है। ऐसे तो कई रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज देता कि ये पढ़ लो। क्यों नहीं भेजा? क्योंकि आप डिमांड करते सर ऑनलाइन, ऑनलाइन मतलब धड़कन पे धड़कन मिलना चाहिए। चलो ठीक है, आप मेरे साथ रहिए। अगर कुछ पेरेंट्स सामने बैठे हैं तो उन पेरेंट्स को कहूंगा, सर आप बच्चे के साथ बैठिए और आप उनके साथ बिल्कुल उनकी पढ़ाई के साथ साथ रहिए, देखिए कि बच्चा कितना अच्छा पढ़ता है। और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, मुझसे कोई परेशानी हो जाए, तो मैं माफी नहीं मांगूंगा, मुझे जरूर बताएं कि सर आपने यहां पर गलती की है, आपको सीखने का एक मौका मिल रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसा मौका भी दे रहा हूं कि बच्चे को आप कैसे ट्रीट करेंगे, ये क्योंकि उसकी लाइफ है। चलिए, मेरे साथ मेरा बेटा भी बैठा हुआ है, क्योंकि बाहर के बच्चों को तो मैं बुला नहीं सकता। तो चलिए आदित्य, ठीक है, चलो यहां पर देखें ये चीज है कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास को क्या है, कहां पर है, और ये क्या है मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, अगले किसी क्लास में बताऊंगा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। लेकिन अभी किस चीज की जरूरत है इनको याद रखने की, ताकि मैं जो आज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ाने वाला हूं, उस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को आपको समझा सकूं, सिखा सकूं। तो देखें, या इसको याद कैसे करेंगे, जैसे कार्बन 612, मैंने कैसे बोला, आपने सुना, इसको पहली बार बोला मैंने, इसको दूसरी बार बोला मैंने, इसको तीसरी बार बोला मैंने। तो आप याद करते समय सिर्फ सी नहीं याद रखेंगे, कार्बन 612, हाइड्रोजन 1 याद करने का तरीका बता रहा हूं बेटा, हर छोटी छोटी चीज बताऊंगा, हर बड़ी बड़ी चीज बताऊंगा, अब ध्यान दीजिएगा। नाइट्रोजन 714, ऑक्सीजन 816। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो बड़ा आसान है, मैं सिर्फ नाइट्रोजन 7 याद कर लूं तो 14 तो मैं लिख लूंगा। कहानी यहीं पे गड़बड़ है कि हर एक एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, एटॉमिक नंबर का दुगुना नहीं होता है। दुगुना या दुगुना से बराबर होता है, दुगुना होता है, या दुगुना से थोड़ा ज्यादा होता है, या थोड़ा और ज्यादा होता है, कभी कभी तो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए इन एलिमेंट्स को आपको याद रखना है। पीरियोडिक टेबल याद करने का तो मैंने वीडियो भेजा था, आपने देखा होगा। तो चलिए, ये क्या हुआ, H11। तो याद करने का तरीका आप देखें तो ऐसे याद करते जाना, तो आप अपने दिमाग में बिठाते जाएंगे, जब कोशिश करेंगे तो होगा। तो क्या याद किए, हाइड्रोजन 11, कार्बन 612, नाइट्रोजन 714, ऑक्सीजन 816, फ्लोरीन 919, 919, क्लोरीन 1735.5, क्लोरीन Cl 1735.5, ऐसे याद करते जाना है। तो ये काम आप करते हैं। तो ये क्या चीज होता है, मास होता है, द्रव्यमान होता है। मैंने यहां पर लिखा है परमाणु भार, और जो यहां पर है वो परमाणु क्रमांक, और ये है सिंबल ऑफ एटम, परमाणु का संकेत। तो यहां पर मैंने इसको आपको समझाने के लिए लिख दिया है। ये तो हुआ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को आपको याद रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास को याद करने के लिए बस इसको प्रैक्टिस करते जाना, याद करते जाना, दिमाग में बिठाते जाना। ठीक है, जैसे मैं अगर अपने टाइम पे मैंने कैसे याद किया तो मैं आपको बता दूं। मैं इसको याद करता था, हाइड्रोजन H11 है ना, H11 यानी हाइड्रोजन 11, कार्बन 612, ऐसे करके सबको मिटाने लगता था। जितना मैं मिटा दिया वो सब मेरे पास है। तो सल्फर 632, सल्फर क्या है 1632। फिर उसके बाद मैंने दिए हैं कैल्शियम, कैल्शियम 2040,
कैल्शियम का होता है सोडियम 1123। तो ये याद करने का है, याद करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। क्या आप याद कर लेंगे मुझे बताइए। चलो अब चलते हैं, ये तो याद करने की बात हुई। तो बस ये समझो अभी फिलहाल शुरुआत में कि ऐसे समझो कि मेरे पास एक आम है, वो मेरे कार्बन, चलो कार्बन लेके चला, तो कार्बन मैंने याद करा 612, तो इसका क्या मीनिंग हुआ। ऑक्सीजन है 816, तो ये एक एटम का एटॉमिक मास है ना ये। तो मान के चलो कि एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, 816, तो 8 तो एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर का अभी आज की क्लास में कोई यूज नहीं है, लेकिन वो याद रखना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर सारे एलिमेंट्स का कैसे याद कर सकते हैं, सारे एलिमेंट्स का कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, रटना नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो मैंने आज की क्लास के लिए मैंने इसको याद रखने के लिए मैंने बोला है, तो आप कोशिश करेंगे। ये 16, तो ये समझो मान लेते हैं अपन सिंपल वे में सोचते हैं, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं सोचते हैं ना। एक मेरे पास आम है, वो 16 किलो का है, चलो 16 ग्राम का, 16 किलो बहुत बड़ा हो जाए, इतना बड़ा आम है, इतना बड़ा आम है, वो 16 ग्राम का है, ठीक है, 16 ग्राम का है। तो अगर मैं कहूं O2 का मास कितना होगा, अब ये O2 क्या चीज है, O तो एटम है, एटम मतलब परमाणु है, लेकिन O2 क्या है, O2 मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल यानी अणु है, एटम मॉलिक्यूल। अब मैं एक बच्चा जब मुझसे पूछे कोई कि सर एटम और मॉलिक्यूल को मैं कैसे समझूं, तो मैं ये बोलूंगा किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, कण होता है ना, उस कण को एटम कहते हैं। जब वो अलग अलग रहे तो वो एटम है, और वो अलग अलग मिलकर के पूरा एक पोर्शन, जैसे मैं अगर बोलूं ऑक्सीजन का एटम O है, लेकिन ऑक्सीजन एक एटम के फॉर्म में नहीं होता, ऑक्सीजन दो एटम्स आपस में जोड़ जोड़ करके रहती है इस फॉर्म में। ऑक्सीजन ये मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स है, ये एटम है, ये मॉलिक्यूल्स है। नाइट्रोजन ये एटम है, परमाणु है, और ये N2 अणु है, मॉलिक्यूल है। तो आप समझो एटम का होगा एटॉमिक मास, एटॉमिक मास जो कि अभी बताया था मैंने कितना, 16, तो ये है 16, 16। लेकिन मॉलिक्यूल का होगा, अगर मॉलिक्यूल का मास की बात करें, मैंने बोला एक आम है 16 ग्राम का, दूसरा आम भी 16 ग्राम का, दोनों को चिपका दो, दोनों को मिला दो, टोटल कितना मास होगा, तो बोलेंगे सर दोनों का 16 इंटू 16 प्लस 16 या 16 इंटू 2 करो तो कितना होगा, 32। तो वैसे ही इसका बोलेंगे, तो मॉलिक्यूल का होता है मॉलिक्यूलर मास। तो क्या होगा मॉलिक्यूलर मास, ऑक्सीजन O2, तो कितना होगा, एक ऑक्सीजन का कितना है 16, तो 16 गुणा 2 कर दो, 2 बार हो गया तो 32, 32। तो ये मॉलिक्यूलर मास होता है। तो किसी भी मॉलिक्यूलर का मॉलिक्यूलर मास। चलो अब मैं कुछ कंपाउंड दे रहा हूं, तो देखो बेटा एक बात हमेशा याद रखना, 2 या 2 से अधिक एटम मिल जाए और एक मॉलिक्यूल बनाए, 2 या 2 से अधिक एटम्स परमाणु में मिल करके एक गुच्छा बनाए, जो हमेशा एक निश्चित रेशियो में हो, तब उसे मॉलिक्यूल कहेंगे, और उस चीज को, उस पदार्थ को बोलेंगे कंपाउंड। यस, तो आपको दिखाते हैं कंपाउंड यानी यौगिक। तो देखो एक बात, CO2 इसका मतलब है एक कार्बन एटम है, और यहां पर 2 ऑक्सीजन एटम मिलकर के क्या बनाया है, CO2। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास को A से डिनोट करते हो, तो यह है 12, ऑक्सीजन का कितना हो 16, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो अब बताओ इसका कितना होगा, इसका होगा, सबको प्लस कर दो, तो ये है M, M डिनोट करते हैं मॉलिक्यूलर मास को। मैंने अभी बताया अणुभार क्या होता है, तो अणुभार होता है परमाणु भारों का योगफल। तो इनके परमाणु भारों, देखो कार्बन 1 और 2 ऑक्सीजन के परमाणु भार, तो कितना होगा बोलो, 12, 16, 16, कितना हुआ 44। या अब कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका सिस्टम मैं आपको बता रहा हूं, उस सिस्टम की तरफ जाएंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे। रेडी, कॉपी रेडी रखो। तो अणुभार, अणु का होता है अणुभार, अणुभार कैसे निकालोगे वो बताता हूं। अणुभार इसको हम दर्शाते हैं M, अणुभार को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, मोलार मास भी कहते हैं, मोलार मास भी कहते हैं,
ठीक है, ये आप दोनों में से कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास, मोलार मास, या अणुभार या आणविक द्रव्यमान। बहुत सारे शब्द हैं, आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बहुत सारे शब्द हैं। यस, कुमकुम, वेरी गुड। तो क्या करोगे यहां पर सिग्मा ए, मतलब सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ, मतलब योगफल। योगफल किसका? एटॉमिक मास का। सो एक एग्जांपल पे ध्यान दें आपने। चलो मैं पूछूंगा आपसे H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा या अणुभार कितना होगा? अणुभार कितना होगा? अब शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं इसको? M मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कितना होगा, जल्दी बताओ। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1। कितने बार है? 2 बार, 2। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? कहां पे ऑक्सीजन? ये 16। कितना हुआ? 2 + 16 कितना हुआ? 18। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों का यूनिट होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, AMU। इसका कोई मतलब तो है AMU। अगर अब मैं पूछूं तो बताओ, अगर मैं लिखता हूं यहां पे CH4 का बताओ, C2H6 का बताओ, CH3COOH का बताओ, NH2CO NH2 का बताओ, H2SO4 का बताओ, HNO3 है। चलो बताते जाओ, इसको मैं नीचे का मिटा रहा हूं ना, कैसे करना बता दिया मैंने, समझा दिया। अब ये सब बता दिए तो आपको कंप्लीटली हर चीज समझ में आने वाला है। रुपेश कुमार, NH3 का बताओ, H3PO4। तो ये सब क्या है? कंपाउंड है। क्या चीज है? ये सब कंपाउंड है, कंपाउंड है। और उसके कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स यानी परमाणुओं की संख्या, उसको हम लिखते हैं फॉर्मूले के रूप में। तो ये कहलाता है एक अणु कहलाता है। तो ये इसका हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? फाइंड मॉलिक्यूलर मास या कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हो, ऊपर में हेडिंग लगा सकते हो, या अणुभार ज्ञात कीजिए। तो क्या हुआ? कंपाउंड है ये। तो और ये सब क्या है? CH4 क्या है? उस कंपाउंड का क्या होता है? अणु होता है, मॉलिक्यूल होता है ना, मॉलिक्यूल। तो चलिए इसका मॉलिक्यूलर मास बना सकते हो, चलो बनाते जाओ। यस, निशा, क्या लिखा है? निशा साव। CH4 का 16 और C2H6 का कितना आया? 12 दूनी 24 + 6 कितना हुआ? 30। वेरी गुड, बन जाएगा सब। तो आपको यहां पर मॉलिक्यूलर दो चीजें मैंने सिखाया यहां पर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को कैसे हम यहां पर यूज करेंगे इस टॉपिक के लिए, यह बहुत जरूरी है इस टॉपिक को समझने के लिए। चलिए इतना हो गया, हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब चलते हैं, जो हमने 5 लॉज के बारे में बात किया था उनके बारे में हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं। क्या है ये, समझो। सबसे बन जाएगा ना? यस तो बोलो। चलो यहां पर देखो कि हमारा सबसे पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम या पदार्थ की अविनाशता का नियम। यहां पर इस नियम को 2 नामों से जाना गया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या दूसरे नाम से जाना जाता है लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। अविनाश, इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी मतलब उसको नष्ट या उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तो यहां पर अविनाशी है, नष्ट नहीं होता। प्रकृति में जितनी मास है वो उतना ही रहेगा, वो कभी न बनेगा न वो नष्ट होगा, यही बात कह रहा है। तो अविनाशता का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण कंजर्वेशन, हमेशा जो मास है पूरी प्रकृति में हमेशा उतनी ही है, ना कम होगा ना ज्यादा होगा, ये कहने की कोशिश किया जा रहा है। तो इसमें क्या है, रूल क्या है वो समझें। देखिए इसको दिया था 1774 में 1774 में लेवोजियर ने इस नियम को दिया था। किसने? लेवोजियर ने दिया था। लेकिन एक बात आता है कि कुछ बुक्स में ये डेट थोड़ा सा आगे पीछे है। जो आपके पास बुक होगा उस बुक के बेस पर याद करना, क्योंकि इस पे झगड़ा नहीं करने का है।
क्योंकि वो आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा कि किस टाइम पे इस नियम को लाया गया, क्योंकि फिक्स तौर पे बता पाना एक प्रमाणित रूप में है कि इस तरह से ये होता है, लेकिन एग्जैक्ट ये डेट पे आया ऐसा नहीं कह सकते, है ना। तो ये किसका है? लेवुजियर का। इस नियम में क्या कहा गया उसको समझाता हूं मैं। क्लियर है? अभी चलते जाइए आगे, बना लीजिएगा, बाद में होमवर्क है आपका, वो बनाते रहिए, कोई लोग गलत नहीं होगा वो चीजें, ठीक है। कहीं पे अगर आप नहीं बन पाए तो मुझे आप जरूर बताइएगा कि सर ये वाला कैसे बना है, तो मैं आपको जरूर बता दूंगा यहीं पे। चलो ठीक है, चलो समझो। यहां पे इस नियम में क्या कहा गया है, ये दोनों तरफ आप देख सकते हैं, मैं दोनों तरफ आपको बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस नियम की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, अविनाशिता का नियम। जितने पदार्थ रिएक्शन में भाग लेती है, जितने सब्सटेंस रिएक्शन में भाग लेती है, जितना मास भाग लेता है, जितना द्रव्यमान भाग लेता है, उतना ही जो प्रोडक्ट बनता है उसका भी मास इक्वल होता है। सिंपल सा ये फैक्ट है। जितनी हमने, जैसे अगर कुछ खाने की चीज बना रहे हैं तो जितनी चीजें हमने लिया है, जितना उसका वेट है, बनने के बाद भी उसका वेट उतना ही रहेगा। अब बोलोगे सर हम तो ऐसा देखें कि वो कम हो जाता है, क्यों? कम कहां हुआ है? तो जो एक्स्ट्रा पानी, कुछ पानी उड़ जाती है तो थोड़ी से कम हो जाते हैं, तो कम होने का मतलब उस पानी को भी लेंगे ना प्लस में। तो प्रोडक्ट में क्या होगा, रिएक्टेंट में क्या होगा? जो हमने चावल लिया, पानी लिए, उसको बॉईल कर रहे हैं तो वो होगा, लेकिन जो बन गया उसमें पका हुआ चावल प्लस वाटर, और जो उड़ गया वाटर उसको भी तो लेंगे। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से सबका मास जो होता है इक्वल होता है। तो यही बातें यहां पर सिंपल वे में कहा जाता है। क्या? जब कोई रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है, तो ये लाइनें तो आपके लिए हमारे साइंस का पार्ट नहीं हुआ, तो क्या बोले, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तो अभिक्रिया से प्राप्त होने वाला प्रोडक्ट यानी उत्पाद अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के द्रव्यमानों के बराबर होता है। जितने रिएक्टेंट का मास होता है टोटल मास, उतने ही उसके प्रोडक्ट का टोटल मास होता है। अभिकर्मकों का कुल द्रव्यमान, उत्पन्न होने वाले उत्पाद, उत्पाद कहते हैं ना, जब रिएक्शन में रिएक्शन करते हैं तो हम जैसे कोई एक रिएक्शन कर रहे हैं, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, तो इसको क्या कहते हैं आप लोग? अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, अभिकारक। रिएक्टेंट या रिएजेंट ये कहते हैं। और ये जो बना है उसको क्या कहते हैं? उत्पाद, प्रोडक्ट। तो अभिकारक जितना लिया जाता है, अभिकारक का कुल द्रव्यमान जितना होता है, बनने वाले उत्पाद का भी द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान उतना ही होता है, बराबर होता है। तो ये कह रहा है। तो क्या बोला? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान उत्पन्न होने वाले पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मैंने क्या कहा, सुने आपने? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ का कुल द्रव्यमान उत्पन्न होने वाले पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यहीं पर आपके पास लिखा हुआ है, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन is carried out, the total mass of the product obtained from the reaction is equal to the total mass of substance participating in the reaction. मतलब किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो रिएक्टेंट है उसका टोटल द्रव्यमान, जो बनने वाले पदार्थ है उसके टोटल द्रव्यमान के बराबर होता है। अब इस चीज को मैं यहां पर प्रूफ करता हूं, एक स्टेप में लिखता हूं, इसको समझोगे कुछ इस तरह से। अब लिखना कैसे? तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ये एक रिएक्शन हो रही है, ए बी गिव्स सी प्लस डी। इसका मास कितना है? ए का मास को हम ले लेते हैं मास ऑफ ए, डब्ल्यू ए। इसका द्रव्यमान कितना हमारे पास? डब्ल्यू बी। और इसका द्रव्यमान को हम मान लेते हैं डब्ल्यू सी, सी ऑफ मास ऑफ सी, एंड डी, डी का मास ये है, डी का द्रव्यमान ये है। तो नियमानुसार क्या होगा? अकॉर्डिंग टू रूल, तो क्या होगा? तो क्या होगा यहां पर लिखो मास, नियम के अनुसार, नियमानुसार, अकॉर्डिंग टू रूल क्या हुआ? नियमानुसार कितना? डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, बोलो, इज इक्वल टू कितना होगा?
WC प्लस WD, यही है इसका नियम। नोट कर लें, ये नियम के अनुसार ये हुआ। तो नियम हमारे समझ में आ चुका है कि अभिक्रिया में जितने हमने मास लिया है उसके बराबर प्रोडक्ट का मास भी उतना ही होता है। ये नियम है इसका, जो क्लास 10th में आपने पढ़ा है। मैंने आपके सामने दोनों रख दिया, चलो नोट कर सकते हैं। मैं आपको बोलूंगा नोट करने के लिए दो तरीके अपनाएं। एक तो जब हम क्लास ले रहे हैं, टीच कर रहे हैं, उस टाइम आप वीडियोस देखो, छोटी मोटी चीजों को नोट करो, छोटी मोटी चीजों पे प्रैक्टिस करो। जब ये क्लास खत्म हो जाए ना, उसके बाद इस वीडियो को रीस्टार्ट करो और जहां जहां पे जो नोट करना है, जहां जहां पे आपको समझना है, एक बार पुनः कर लो, एक बार दोबारा कर लो। इससे आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा, जबरदस्त, वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यही है बहुत बड़े फायदे किसका, ऑनलाइन क्लास का। तो चलो आगे चलते हैं। इस नियम को हम कुछ इस तरह भी बोलते हैं, देखें, हमने ये जो नियम पढ़ा उसको हम इस तरह भी बोलते हैं। क्या? रासायनिक परिवर्तन में द्रव्य यानी पदार्थ, सॉरी, क्या है नियम? ये कहता है कि द्रव्य न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रम में द्रव्य मतलब मैटर जो है कभी भी ना नष्ट होगा ना उत्पन्न होगा। तो क्या बोला है? रासायनिक परिवर्तन में द्रव्य न तो उत्पन्न होता है न ही नष्ट होता है। इसका केवल रूप एवं अवस्था यानी कि स्टेट, ठीक है, फॉर्म, रूप और उसका स्टेट परिवर्तित हो सकती है। तो क्या लिखते हैं आप लोग इसको? तो कब से पढ़ते आ रहे हैं इस लाइन को? मैटर इज नाइदर प्रोड्यूस्ड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो ये जो चीज है आपने समझा कि यही चीज है, बस उसमें क्या होता है, इट कैन ओनली चेंज इन फॉर्म और कंडीशन नहीं है इसमें, आप लिख सकते हो स्टेट लिख सकते हो। ठीक है, तो ये है इसका रूल, वही चीज है जो चल रहा है, हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने ये समझा कि जितना पदार्थ लेते हैं उतना ही रासायनिक क्रिया होती है। चलो एक एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं। चलो इस रिएक्शन की बात करते हैं। आपने सुना होगा कई बार इस रिएक्शन को देखे होगे, NaCl रिएक्शन करती है किसके साथ? AgNO3 के साथ। ठीक है, क्या होता है इस रिएक्शन में कि Ag इसमें आ जाता है और इसका Na इसमें चला जाता है। तो क्या हुआ देखो तो, Ag और क्या, मैं थोड़ा सा वो रंग के हिसाब से समझा दूं। तो क्या हुआ, Ag के साथ Cl आ गया और NO3 के साथ आ गया NaNO3। ये एक रिएक्शन हुआ है। जितना Na इस तरफ था उतना ही Na उस तरफ है, जितना Ag इधर है उतना ही Ag उधर है, जितना Cl इस तरफ है उतना Cl उस तरफ है, जितना नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। द्रव्य की अविनाशता का नियम। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसमें भी यही बात बोला गया है कि इसको W1 इसका मास है, इसका W2 है इसका मास, इसका W3 है मान लेते हैं, इसका W4 मान लेते हैं। तो टोटल मास कितना होगा? W1 प्लस W2 इज इक्वल टू W3 प्लस W4। ये है इसका साइंस। ठीक है बेटा, यही है इसका साइंस, बिल्कुल सिंपल इजीएस्ट तरीके से। लेकिन इस बात को प्रूव करने के लिए लैंडोल्ट एक साइंटिस्ट रहे हैं, वो लगभग 15 इयर्स तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि लगभग 15 सालों तक रेगुलर प्रैक्टिस उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किए और इस बात को, इस नियम को प्रूव करके रख दिया कि ये बात सही है। क्योंकि अब बोलोगे सर उसको इतना विश्वास नहीं रहा होगा कि उसने इतना 15 साल लगा दिए। बेटा विश्वास की बात नहीं है, सत्य की बात है, सच्चाई की बात है। कुदरत क्या सचमुच में ऐसा करती है? उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए, उसमें से एक एक्सपेरिमेंट, एक टाइप का एक्सपेरिमेंट आपको मैं दिखाता हूं कि उसने किस तरह के बॉल लेकर के किस तरह का उन्होंने एपरेटस लिया, उपकरण लिया और ये काम किया। तो चलो देखें क्या है।
चलिए बताइए, आप सबको समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो नीचे लाइक बटन है, लाइक बटन का दबा दो, मुझे समझ में आ जाएगा कि समझ में आ गई। समझ में आ रही है तो यस लिख दो। चलो ठीक है, अब मैं आपको यहां पर बताऊंगा ये प्रयोग किया उसने। ये अगर आपको यहां पर समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको बता दूं, एक ये क्या है, दो टेस्ट ट्यूब जैसा, ऐसे दो टेस्ट ट्यूब है, ये समझ लो। दोनों टेस्ट ट्यूब कुछ इस तरह से बना हुआ है। इस तरह से इसमें हम एक कोई रिएक्टेंट ले सकते हैं, इसमें रिएक्टेंट ए ले सकते हैं, इसमें रिएक्टेंट बी ले सकते हैं। दोनों ही आपस में एक ट्यूब से जुड़ा हुआ है। हमने इसको, ये लीजिए, हमने सिरिंज की से या जैसे पिचकारी से हमने एक जो कंपाउंड है या एक कोई यौगिक है या कोई एक रिएक्टेंट है, इसको हमने इसमें डाल दिया, दूसरे को इसमें डाल दिए। बस ये याद रखना है दोनों आपस में रिएक्शन कर सके, तो हमने दोनों को डाल दिए और फिर इसको यहां से गला करके इसको बंद कर दिया। कांच का बना हुआ एक ट्यूब है। इस ट्यूब को कहा जाता है लैंडोल्ट ट्यूब। लैंडोल नली। नली, लैंडोल्ट नली। क्या कहा जाता है इसको? लैंडोल्ट ट्यूब या लैंडोल्ट नली। हमने क्या कहा, दो रिएक्टेंट को हमने इसमें भर दिए, अलग अलग पदार्थों को, और उसके बाद हमने इनको क्या करा, नल उसको बंद कर दिया अच्छे से, एयर टाइट बंद करते। तो एयर टाइट बंद करने का तरीका क्या है, कांच को गर्म करके पिघला करके जोड़ दिया। ठीक है, इस तरह से ये जुड़ गया। ठीक है, अब इसके बाद इनको हमने तौला। तो जब हम फर्स्ट टाइम तौले तो इसका मास कितना मिला हमको, W1। जब ये ए बी था, पहले ये A प्लस बी गिव्स टू C प्लस D वाला रिएक्शन करके देखते हैं, तो इसका मास अभी टोटल कितना है, W1। या हम लिख सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट WR। अब इसके बाद इस नली को पकड़े और इसको ऐसे ऐसे करके मिलाए, तो क्या हुआ, इसका लिक्विड इसमें, इसका लिक्विड इसमें, यानी एक दूसरे से मिलने लगा। हमने काफी देर तक इसको शेक किया, मिलते करते गए। एक दिन तक कर लो, कोई परेशानी नहीं, जब तक आपकी मर्जी तब तक करो। ठीक है, उन्होंने इस तरह से शेक किया तो एक दूसरे में मिला और रिएक्शन होने लगा। रिएक्शन कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमने क्या देखा, इसका मास WP प्राप्त हो गया, क्योंकि अब वो C और D बन चुका है। अब देखो, अब देखा गया कि W मतलब A और B का टोटल मास WR है और C और D का टोटल मास अब जो बन गया वो WP है। प्रयोग के पहले हमने उसको कहा था WR और प्रयोग के बाद हमने कहा WP, यह मास ऑफ प्रोडक्ट। दोनों की वैल्यू हमेशा बराबर मिली। समझ रहे हो? यानी पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। क्लियर हो गया होगा मेरी बातें? ये है इस नियम का पार्ट। समझ में आ गया? अब आप एक प्रयोग यहां पर देख रहे हो कि भाई एक में इन्होंने लिया था NaCl और दूसरे में उन्होंने लिया AgNO3। दोनों को अलग अलग ट्यूब में भरा और उसके बाद उनको इसको बंद करके, उसको बंद करने से पहले नहीं तौलना ना, बंद करने के बाद उसको मैक्स से शेक करना। बंद किया, उसके बाद तौला, तौलने के बाद फिर शेक किया, शेक करने के बाद फिर से तौला। मतलब शेक करने से पहले क्या रिएक्शन नहीं हुई होगी क्योंकि दोनों लिक्विड नहीं मिला होगा, लेकिन शेक करने के बाद क्या हुआ, वो आपस में रिएक्शन कर गया और वो प्रोडक्ट बन गया। तो यहां पर कौन सा रिएक्शन हुआ है, अभी बताया था मैंने, NaCl प्लस AgNO3 gives NaNO3 प्लस AgCl। क्लियर, समझ में आ गया बेटा आप सबको? बोलो यस तो बोला करो यार,
है ना। पूरी क्लास भर रहा करो, बीच में भागो इधर उधर जाओगे तो नहीं कुछ कर सकते हैं हम कुछ, ठीक है। तो ये है इस नियम का पार्ट, और इस नियम में आपने क्या क्या देखा वो आपको पूरी तरह से याद हो गया होगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, या क्या बोलते पदार्थ की विनाशता का नियम क्या कहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। सेकंड ये कहा जाता है कि यदि कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो वह पदार्थ जो होता है, पदार्थ द्रव्य जो होता है वह तो ना तो नष्ट होती है ना ही उत्पन्न होता है। हमने थर्ड में देखा उसका ये प्रयोग, जिसने किसने किया था, लैंडोल्ट ने। इस उपकरण को लैंडोल्ट ट्यूब कहा जाता है। अब चलते हैं, उसको एच आकार की नली बोल सकते हैं, जो भी बोलना चाहे, चलिए ठीक है। अब चलते हैं, यहां पे एक नियम और है, ये देखने के बाद आज की क्लास हम समाप्त करेंगे। तो आज बेटा समझ में आ रही है, मजा आ रहा है, लिख दो मजा आ रहा है, मजा आएगा तभी तो। अब मैं आपको गारंटी देता हूं आज से आपके मजे शुरू केमिस्ट्री का। आप लोग बोल रहे हो क्लास 10th में पढ़े थे, अभी तो ये तो सिंपल वे, कल और थोड़ा सा टफ होते जाएगा लेकिन मजा बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो चलो यहां पर देखो, चले स्थिर अनुपात का नियम, जोसेफ प्रोस्ट इन 1799, जोसेफ प्रोस्ट ने इसको 1799 में दिया था, और यह नियम क्या कहलाता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। स्थिर, निश्चित, कांस्टेंट, निश्चित, स्थिर, निश्चित भी बोल सकते हो, निश्चित, प्रोपोर्शन अनुपात, रेशियो, निश्चित रेशियो में। बिल्कुल इजी वे में बोला गया है, किसी यौगिक में उनके तत्वों के द्रव्यमानों में एक निश्चित अनुपात होता है। किसी यौगिक में उनके तत्वों के, कोई भी कंपाउंड है उसके एलिमेंट्स के द्रव्यमानों में एक निश्चित अनुपात होता है। चाहे उनको किसी भी विधि या मेथड से या सोर्स या स्रोत से प्राप्त किया जाए। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं, H2O, H2O को कई तरह से प्राप्त कर सकते हो, कई तरह के सोर्स हैं। सोर्स की बात करूं, चलो मैं पानी की बात करूं तो बारिश से मिलने वाली पानी, तालाब की पानी, कुएं की पानी, नदी की पानी, समुद्र की पानी, जहां से भी पानी आपको मिलेगा, हर एक पानी का जो फॉर्मूला होगा H2O होगा, और उसमें H और ऑक्सीजन का जो मास है, आपको पता है ना, अभी बताया था H11, ऑक्सीजन 816, तो ये है मास, मास का उपयोग करेंगे। तो हाइड्रोजन 2 है, तो 2 हाइड्रोजन के लिए देखो, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन के लिए कितना होगा 2। रेशियो ऑक्सीजन का कितना है 16, तो कितना हुआ 1:8। तो उनके एलिमेंट्स का जो मास रेशियो है हमेशा निश्चित होगा। तो ये सोर्स की बात हो गई। आप जो श्वास लेते हो उसमें से निकलती है कुछ पानी, हमारे शरीर में बनता है पानी। किसी कार्बनिक पदार्थ को जलाते हो तो उसमें से मिलती है पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से मिलती है पानी। तो कोई भी विधि से प्राप्त करो, चलो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन से पानी बनाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से बनेगा H2O, किसी बेस और एसिड की रिएक्शन जिसको नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, उदासीनीकरण क्रिया बोलते हैं। तो देखो यहां भी पानी बना, NaCl प्लस H2O। मैं सिर्फ बता रहा हूं ना, यहां पे कोई रिएक्शन नहीं सिखा रहा हूं, ध्यान रखना। यहां पे रिएक्शन के बारे में बात मत करना कि रिएक्शन में समझ में नहीं है, ये मत बोलना, नहीं तकलीफ हो जाएगी फिर। तो ये देखो पानी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। CH4 को भी जलाता हूं, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराता हूं तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनेगा। तो पानी तो कई तरह से प्राप्त कर सकते हो। जिस तरह से भी आपको पानी मिला वो पानी का फॉर्मूला H2O ही होगा, और उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो जो है, यानी द्रव्यमान का अनुपात जो है, हमेशा निश्चित होगा। 2:16 या 1:8 कह सकते हो, तो 1:8 ही होगा। क्या समझ में आती, थोड़ा सा समझे। तत्वों के द्रव्यमानों में एक निश्चित अनुपात होता है। किसी भी कंपाउंड के, उनके तत्वों, तत्व मतलब होता है एलिमेंट्स के द्रव्यमानों में एक निश्चित अनुपात होता है। चाहे उस यौगिक को, उस पदार्थ को, उस कंपाउंड को किसी भी विधि से प्राप्त करो या किसी भी सोर्स से प्राप्त करो। यहां पर वही बात लिखा गया है, द मासेस ऑफ देयर एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड, द्रव्यमान क्या बोला गया है, द मासेस ऑफ
देयर एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड, कंपाउंड के एलिमेंट्स के जो मास होते हैं, द्रव्यमान होते हैं, हैव डेफिनेट रेशियो, उसके मास में एक निश्चित अनुपात होता है। बस यार कहानी खत्म हो गई। और आगे देखिए बात करें तो whether they received from any method and source, उसको किसी भी सोर्स या मेथड से प्राप्त किया जाए, उनके मास का रेशियो हमेशा निश्चित होता है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, छोटी सी बात थी ये, लास्ट पॉइंट आज की क्लास का ये। तो हम बहुत सारे एग्जांपल लेके पढ़ सकते हैं। मतलब ये है किसी एक कंपाउंड का एक निश्चित फॉर्मूला होता है मेरे भाई, निश्चित फॉर्मूला होता है। पानी के लिए ये होता है इसीलिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ये होता है इसीलिए, है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए ये होता है इसीलिए, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए ये होता है इसीलिए। चाहे उसे किसी भी विधि द्वारा प्राप्त किया जाए, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान में रेशियो बताया था 1:8 मिला था, वैसे ही इसमें क्या मिलेगा वो चेक कर लें। कार्बन का होगा 12, ऑक्सीजन का होगा 32, यानी कि हो गया 16, यानी कि 3:8 इसका रेशियो मिलेगा हर बार। और सबका वैसे निकाल सकते हो मेरे भाई। यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का रेशियो देखोगे, यहां पर हाइड्रोजन रेशियो, सल्फर रेशियो देखोगे। बिल्कुल आसान, बहुत ही मजेदार। अगर कोई चीज ना समझ में आई हो तो मैं आपको कहूंगा इस वीडियो को दोबारा देखना है और एकदम परफेक्ट बिठाना है। जब स्कूल जाओ तो एकदम जबरदस्त होके जाओ। याद रखना, शुरुआत का दिन भले खराब हो लेकिन अंत का दिन बेहतर होनी चाहिए। 11th की पहले दिन भले बोरिंग हो, लेकिन जिस दिन मैं आपको बाय बोलूंगा, गुड बाय, आज लास्ट क्लास है, उस दिन मजा आ जानी चाहिए। चैप्टर की शुरुआत कैसे भी हो, लेकिन जिस दिन टेस्ट दिलाने आओ तो एकदम फुल कॉन्फिडेंस से आओ। तो मैं आपको कहता हूं ये सारे नियमों को याद कर लेना, मैं होमवर्क दे रहा हूं। दूसरा, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, जिस एलिमेंट का मैंने यहां पर लिस्टिंग किया था उससे पूरा का पूरा याद कर लेना। जब पूछो बताओ, अरे ना भी पूछूं तो भी आपके दिमाग में रहे, तब आप सक्सेस। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।